हम अंग्रेज हैं, व्यापार के बहाने आए हैं, लेकिन इरादा ताज का है। पहले भरोसा जीतेंगे, फिर राज करेंगे। सोने की चिड़िया अब हमारे पिंजरे में होगी। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि हमारी आजादी की कीमत क्या थी और गुलामी की शुरुआत कैसे हुई। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां धरती सिर्फ अनाज नहीं, समृद्धि उगाती थी, जहां हुनर विरासत था और कारीगरों के हाथों में कला सांस लेती थी। एक ऐसा भारत जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का चौथाई हिस्सा संभाले हुए था, जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, सम्मान से भी और लालच से भी। ये वही धरती थी जहां जीतने निकले साम्राज्य थक जाते थे। सिकंदर यहां आकर रुक गया, हमलावर लौट लौट कर आए, पर इस मिट्टी को पूरी तरह झुका न सके। मुगलों को भी यहां जड़े जमाने में सदियां लग गईं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस देश को तलवारें नहीं तोड़ सकीं, उसे कुछ जहाजों में भरकर आए व्यापारी धीरे धीरे अपने कब्जे में ले गए। वे समुद्र पार से आए, चेहरे पर मुस्कान, हाथ में सौदे का प्रस्ताव। लेकिन सौदा मसालों का नहीं था, सौदा सत्ता का था। उन्होंने बंदूक बाद में उठाई, पहले उन्होंने फूट बोई। उन्होंने दीवारें नहीं गिराईं, उन्होंने दिलों के बीच दीवारें खड़ी कीं। और एक दिन जब लोगों को एहसास हुआ, सोने की चिड़िया के पंखों में जंजीरें डाल दी गई थीं। आज हम उसी अध्याय का पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे इतिहास की किताबें ब्रिटिश राज कहती हैं, लेकिन जिसे समझना हो तो उसे पढ़ना नहीं, महसूस करना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी तारीख से जिसने भारत की दिशा ही बदल दी। तारीख थी 23 जून 1757। जगह प्लासी का मैदान। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अपनी विशाल सेना के साथ सीना तान कर खड़ा था। संख्या में ताकत उसके पास थी, जमीन उसकी थी, हौसला उसका था। सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मुट्ठी भर फौज, और उसका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा आदमी जिसका नाम इतिहास में लालच और साजिश के साथ लिखा गया, रॉबर्ट क्लाइव। कागजों पर यह एक युद्ध था, लेकिन मैदान जंग में जो हुआ वो युद्ध नहीं था, वो धोखा था। एक ऐसी गद्दारी जिसने आने वाले 200 सालों तक अंग्रेजों को हिंदुस्तान का खून चूसने का अधिकार दे दिया। नवाब की सेना का सेनापति मीर जाफर हजारों सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में मौजूद था, लेकिन खड़ा रहा खामोश, बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह। उसकी तलवार म्यान में ही सोती रही, जबकि अंग्रेजों की बंदूकें नवाब के वफादार सिपाहियों के सीने चीर रही थीं। क्यों? क्योंकि जंग मैदान में नहीं, पहले ही हार ली गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के कानों में सत्ता का जहर घोल दिया था। नवाब को मरवा दो और बंगाल का अगला ताज तुम्हारा होगा। बस एक लालच, बस एक वादा। और उसी एक गद्दारी ने पूरे हिंदुस्तान का सौदा कर दिया। सिराजुद्दौला हारे, पकड़े गए और बेरहमी से मार दिए गए। लेकिन उस दिन सिर्फ एक नवाब की मौत नहीं हुई थी, उस दिन भारत की स्वतंत्रता पर पहला गहरा वार हुआ था। लेकिन दोस्तों, असली कहानी जंग के मैदान में खत्म नहीं हुई, वो तो बस शुरुआत थी। असली लूट अब शुरू होने वाली थी। प्लासी की जीत के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद पहुंचा, जो उस समय बंगाल की राजधानी थी, और शाही खजाने में दाखिल हुआ, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी डायरी में लिखा कि वो सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के ढेरों से गुजर रहा था। इतनी दौलत कि उस समय पूरे लंदन शहर की कुल संपत्ति उसके सामने छोटी पड़ जाए। और फिर शुरू हुआ संपत्ति का महान निकास। अंग्रेजों ने शराफत का नकाब उतार फेंका। मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया गया, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था। असल हुकूमत कंपनी के हाथ में थी। वो एक कठपुतली था जिसकी डोर लंदन से खींची जा रही थी। सबसे पहले बंगाल के खजाने से सोना और चांदी निकालकर नावों में भरना शुरू हुआ। एक दो नहीं, पूरी 100 बड़ी नावें। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। गंगा नदी के पानी पर तैरती 100 कश्तियां जो हिंदुस्तानी किसानों और मजदूरों की पीढ़ियों की मेहनत से भरी हुई थीं, और वो सब हमेशा के लिए हमारी धरती से बहकर जा रहा था। अकेले रॉबर्ट क्लाइव ने लाखों पाउंड अपनी निजी जेब में भर लिए, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए होते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब लूट छिप कर नहीं, कानूनी तरीके से होने वाली थी। असली अत्याचार, असली नर्क 1765 में शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार हासिल कर लिए।
इसका मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के करोड़ों किसानों से लगान वसूलने का पूरा कानूनी अधिकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। एक व्यापारिक कंपनी अब सरकार बन चुकी थी। पहले जब कोई राजा टैक्स लेता था तो बदले में जिम्मेदारी भी निभाता था, प्रजा की रक्षा करता था, सड़कें बनवाता था और अकाल के समय अपने गोदाम खोल देता था। लेकिन अंग्रेजों का मकसद शासन करना नहीं था, उनका मकसद था निचोड़ना। टैक्स इतना बढ़ा दिया गया कि किसान की कमर टूट गई। फसल अच्छी हो तो टैक्स दो, सूखा पड़े तो भी टैक्स दो, बाढ़ सब बहा ले जाए तो जमीन बेचकर टैक्स दो, गहने गिरवी रखकर टैक्स दो। क्योंकि कंपनी को मौसम से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब था। अंग्रेज अफसर, जिन्हें उस समय नवाब्स कहा जाता था, गांव-गांव घूमते। जो किसान लगान नहीं दे पाता उसे कोड़ों से पीटा जाता, चिलचिलाती धूप में घंटों खड़ा रखा जाता, कभी कभी तो उसके बच्चों तक को गुलामी में धकेल दिया जाता। जहां पहले किसान अपनी फसल का लगभग 10% राजा को देता था, अब अंग्रेज 50% से भी ज्यादा छीन रहे थे। पैसा गंगा के किनारे से निचोड़ा जाता और टेम्स नदी के किनारे उड़ेला जाता। बंगाल, जिसे कभी जन्नते निशान कहा जाता था, धीरे धीरे कब्रिस्तान में बदलने लगा। खेत सूख रहे थे, चेहरे मुरझा रहे थे, लेकिन कंपनी की तिजोरी, उसका पेट अब भी नहीं भर रहा था। अत्याचार की हद तब पार हुई जब कुदरत ने भी हिंदुस्तान से मुंह मोड़ लिया और अंग्रेजों ने इंसानियत का गला घोंट दिया। मैं बात कर रहा हूं 1770 की उस खौफनाक दौर की जिसे इतिहास आज भी कांपते हुए याद करता है। 1769। आसमान से आग बरस रही थी, धरती का सीना प्यास से फट चुका था। बंगाल के किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए खड़े थे, शायद एक बूंद बारिश गिर जाए, लेकिन पानी नहीं गिरा। और जब 1770 शुरू हुआ तो मौत ने दस्तक दे दी। इतिहास इसे 76 का मनवंतर कहता है। गांव जो कभी हंसते थे शमशान बन गए। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ सूखा था? नहीं, अकाल सिर्फ तब नहीं आता जब बादल बरसना बंद कर दे। अकाल तब आता है जब शासक इंसान रहना बंद कर दे। जिस वक्त खेतों में फसलें सूख रही थी, उसी वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम अनाज से भरे थे, लेकिन वो अनाज भूखी जनता को देने के बजाय ऊंचे दामों पर बेचा गया। चावल सोने से महंगा कर दिया गया। एक नियम बना, पहले कंपनी का लगान चुकाओ, फिर अगर कुछ बचे तो खुद खाओ। सोचिए उस किसान की हालत जिसके घर बूढ़े माँ बाप भूख से तड़प रहे हैं, बच्चे एक मुट्ठी चावल के लिए रो रहे हैं, और अंग्रेज सिपाही उसके घर से वो आखिरी मटका भी उठा ले जा रहे हैं जिसमें अगले साल के लिए बीज बचाकर रखा गया था। जब मुर्शिदाबाद और बिहार की सड़कों पर लाशें बिछी थीं, तब कंपनी ने क्या किया? क्या राहत दी? क्या गोदाम खोले? नहीं, उन्होंने उसी साल लगान में 10% और बढ़ोतरी कर दी। तर्क ये था, अगर तुम्हारे पड़ोसी मर गए हैं तो उनकी जमीन का टैक्स अब तुम भरोगे। क्या ये इंसानियत की हत्या नहीं थी? इतिहासकार विलियम हंटर ने लिखा, हालात इतने भयावह थे कि लोग मृत शरीरों तक का मांस खाने को मजबूर हो गए। नदियां लाशों से भर गईं, शमशानों में लकड़ी कम पड़ गई। और उसी समय कलकत्ता में कंपनी के अफसर जाम टकरा रहे थे। लंदन चिट्ठियां लिख रहे थे कि इस साल मुनाफा पहले से ज्यादा है। सिर्फ एक साल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई, करीब 1 करोड़ लोग। ये किसी बीमारी से नहीं हुआ था, ये किसी वायरस से नहीं हुआ था, ये लालच से हुआ था। ये प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये मानव निर्मित नरसंहार था। और अत्याचार यहीं नहीं रुका। अंग्रेजों ने किसानों को मजबूर किया कि वे धान और गेहूं छोड़ दें। नील उगाओ, अफीम उगाओ, जो कंपनी को फायदा दे वही उगाओ। क्या नील से पेट भरता है? क्या अफीम भूख मिटाती है? नहीं। लेकिन अंग्रेजों को हिंदुस्तानी पेट से मतलब नहीं था, उन्हें अपनी जेब की चिंता थी। जिस जमीन पर सदियों से अन्न उगता था, वहीं अब जहर बोया जाने लगा। 1770 का वो अकाल भारत की रीढ़ पर पड़ा पहला बड़ा हथौड़ा था। बंगाल, जो कभी दुनिया को कपड़ा और अनाज बेचता था, अब खुद भीख मांगने को मजबूर हो गया। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ कृषि की बर्बादी थी। अंग्रेजों की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। अब उनकी नजर थी भारत के उस हुनर पर, उस उद्योग पर, जिसके सामने ब्रिटेन की फैक्ट्रियां धूल चाटती थीं। मैं बात कर रहा हूं भारत के कपड़ा उद्योग की। आगे जो होने वाला था वो सिर्फ आर्थिक साजिश नहीं थी, वो था हुनर का कत्ल। एक समय था जब रोम की राजकुमारियां हों या मुगल रानियां, सबकी पहली पसंद एक ही थी, ढाका की मलमल। बंगाल के कारीगरों के हाथों में ऐसा जादू था कि वे हवा को भी बुन देते थे। कहा जाता है 6 गज लंबी साड़ी एक अंगूठी के बीच से निकल जाती थी। दुनिया उसे कहती थी बुनी हुई हवा।
18वीं सदी तक दुनिया में बिकने वाले कपड़े का करीब 25% हिस्सा भारत से जाता था। यूरोप के बाजार भारतीय कपड़ों के दीवाने थे। ब्रिटेन के कारखाने बंद होने की कगार पर थे, क्योंकि कोई भी अंग्रेज भारत के रेशम और कॉटन के सामने अपना मोटा खुरदुरा कपड़ा पहनना नहीं चाहता था। और यही बात अंग्रेजों को चुभ गई। उन्हें समझ आ गया, जब तक भारत के कारीगर जिंदा हैं, मैनचेस्टर की मिलें कभी अमीर नहीं बन पाएंगी। तो उन्होंने मुकाबला नहीं चुना, उन्होंने बर्बादी चुनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय किया, अब भारत कपड़ा बेचने वाला देश नहीं रहेगा, उसे कपड़ा खरीदने वाला बनाया जाएगा। सबसे पहले शुल्क की दीवार खड़ी की गई। अगर कोई भारतीय व्यापारी ब्रिटेन में अपना कपड़ा बेचना चाहता तो 80% तक टैक्स, यानी हमारा कपड़ा इतना महंगा कर दिया गया कि कोई खरीद ही ना सके। लेकिन जब ब्रिटेन का मशीन से बना कपड़ा भारत आता तो उस पर 0% टैक्स। इसे नाम दिया गया मुक्त व्यापार। लेकिन यह आजादी सिर्फ अंग्रेजों के लिए थी, भारतीयों के लिए यह मौत का व्यापार था। फिर भी भारतीय कारीगरों का हुनर इतना जीवित था कि लोग भारतीय कपड़ा ही मांगते रहे। और जब वे बराबरी नहीं कर पाए तो दमन शुरू हुआ। लोक कथाओं और कुछ दस्तावेजों में एक भयावह सच दर्ज है। कहा जाता है, जो बुनकर कंपनी के लिए काम करने से मना करता या अपना हुनर किसी और को सिखाता, उसके अंगूठे काट दिए जाते थे। सोचिए, उस कलाकार की पीड़ा जिसकी दुनिया उसकी उंगलियों में बसती हो और उसी के हाथ को बेकार कर दिया जाए। कंपनी के गुमाश्ते गांव-गांव जाते, करघे तोड़ दिए जाते, घर जला दिए जाते, लोगों को पीटा जाता। मकसद सिर्फ एक था, भारतीय उद्योग की रीढ़ तोड़ना। और नतीजा, जो भारत सदियों से दुनिया को कपड़ा पहनाता था, वो खुद नंगा हो गया। हमारे खेतों से कपास कौड़ियों के दाम पर खरीदी जाती, जहाजों में भरकर ब्रिटेन भेजी जाती, वहीं मैनचेस्टर की मिलों में उससे कपड़ा बनता और फिर वही कपड़ा भारत लाकर 10 गुना दाम पर बेचा जाता। 1834 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिखा, भारत के मैदान बुनकरों की हड्डियों से सफेद हो गए हैं। लाखों बुनकर भूख से मर गए, लाखों ने भीख मांगना शुरू कर दिया। ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, जो कभी व्यापार के केंद्र थे, अब वीरान पड़े थे। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ लूटा नहीं, उन्होंने उसे बेरोजगार बनाया, लाचार बनाया, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र को सिर्फ एक बाजार बनाकर छोड़ दिया। लेकिन जब जुल्म हद पार करता है तो वो बगावत को जन्म देता है। किसानों की टूटी कमर, बुनकरों के कटे अंगूठे, अकाल में मरे करोड़ों लोगों की चीखें सब बारूद बन चुकी थीं। बस एक चिंगारी चाहिए थी, और वो चिंगारी अब जलने वाली थी। और फिर 1857 आया, वो साल जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। 10 मई 1857, ये वो तारीख थी जब भारत के सब्र का बांध टूट गया। बैरकपुर से उठी मंगल पांडे की चिंगारी अब ज्वालामुखी बन चुकी थी। मेरठ से दिल्ली तक, झांसी से कानपुर तक, हर जुबान पर एक ही भावना थी, अब बस। किसानों ने हल छोड़ दिए, हाथों में तलवारें आ गईं। जिन बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए थे, उन्होंने भी ईंट और पत्थर उठा लिए। पहली बार हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह का जवाब जिस क्रूरता से दिया, उसे इतिहास ने डेविल्स विंड कहा। आदेश साफ था, दया मत दिखाओ, जो भी बागी दिखे खत्म कर दो। पकड़े गए विद्रोहियों को तोपों के मुंह पर बांधा गया और फिर तोप दाग दी गई। यह सिर्फ मौत नहीं थी, यह डर का संदेश था। ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे मीलों तक पेड़ों पर लाशें टांगी गईं, गांव जला दिए गए, हजारों लोग मारे गए, खून की नदियां बह गईं। 1857 भले ही दबा दिया गया, लेकिन उसने अंग्रेजों को हिला दिया। लंदन में बैठी महारानी विक्टोरिया को समझ आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत को नहीं संभाल सकती। 1858 में कंपनी का राज खत्म कर दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। कहा गया, अब सुधार होगा, अब न्याय होगा। लेकिन क्या सच में कुछ बदला? नहीं, लुटेरा बदल गया था, लेकिन लूटने का तरीका वही था। बल्कि अब वो और व्यवस्थित हो गई थी। रेलवे बनाई गई, लेकिन भारतीयों की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि खेतों से अनाज और धरती से निकला कच्चा माल तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचे और जहाजों में भरकर ब्रिटेन भेजा जा सके। और फिर
आया 20वीं सदी का वो काला दिन जिसने साबित कर दिया कि सत्ता बदल सकती है, लेकिन पत्थर दिल नहीं। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, जलियांवाला बाग। बैसाखी का दिन था। हजारों लोग, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग शांति से एकत्र थे। कोई हथियार नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस आवाज थी और उम्मीद। तभी वहां पहुंचा एक अंग्रेज अफसर, जनरल डायर। उसने बाग से बाहर निकलने का एकमात्र संकरा रास्ता अपने सैनिकों से बंद करवा दिया। कोई चेतावनी नहीं दी गई, ना ही कोई आदेश कि भीड़ हट जाए। सिर्फ एक शब्द बोला गया, फायर, और गोलियां चलने लगी लगातार, लगभग 10 मिनट तक, जब तक बारूद खत्म नहीं हुआ। वे नहीं रुके। लोग भागना चाहते थे, लेकिन रास्ता बंद था। घबराहट में कई लोग वहां मौजूद कुएं में कूद गए। कुछ ही पलों में वो कुआं मौन गवाह बन गया उस त्रासदी का। बाद में जनरल डायर ने कहा, मैं सिर्फ लोगों को मारने नहीं गया था, मैं पूरे भारत को डराने गया था। लेकिन डायर ये भूल गया, डर से कभी राष्ट्र नहीं मरते। खून जब धरती पर गिरता है तो वो बीज बन जाता है। जलियांवाला बाग की मिट्टी ने नए इनकलाबियों को जन्म दिया। भगत सिंह, ऊधम सिंह और अनगिनत नाम जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं, लेकिन आजादी की नींव में हमेशा के लिए शामिल हैं। आखिरकार 200 साल की गुलामी, करोड़ों मौतों, अकाल, लूट और बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। अंग्रेज चले गए, लेकिन वे एक ऐसा देश छोड़ गए जो गरीबी से टूटा हुआ था, जिसे उन्होंने बांट दिया था। फिर भी आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, ये आजादी मुफ्त में नहीं मिली। इसकी कीमत चुकाई है उन किसानों ने जो भूख से मरे, उन बुनकरों ने जिनका हुनर छीन लिया गया, और उन वीरों ने जिन्होंने तोपों के सामने सीना तान दिया। उन्होंने हमें लूटा, हमें तोड़ा, हमें मिटाने की कोशिश की, लेकिन वे हमारी दौलत ले जा सके, हमारा हौसला नहीं। और आज सोने की चिड़िया फिर से उड़ान भर रही है, और ये उड़ान अब कोई नहीं रोक सकता।